मैं हिंदी विभाग से कुमार मंगलम और आज हमारे साथ वार्ता करने के लिए हिंदी विभाग के समन्वयक डॉक्टर शशांक शुक्ल हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में शामिल हैं। आप हमें 91.2 के रेडियो तरंग पर सुन सकते हैं और इसके साथ ही हेलो हल्द्वानी रेडियो का जो ऐप है उसके माध्यम से भी आप हमें सुन सकते हैं। आज हम यहाँ जिस विषय पर वार्ता करने के लिए मौजूद हुए हैं, समकालीन हिंदी कविता में जिस एक उपस्थिति की सबसे गहरी छाया है, एक ऐसी उपस्थिति, एक ऐसा काव्य व्यक्तित्व, एक ऐसा काव्य शिल्प का निर्माता जिसके बताए रास्ते पर चलते हुए समकालीन हिंदी कविता अपना रूप अख्तियार करती है, वैसे कवि गजानन माधव मुक्तिबोध। काव्य संग्रह जिनके 2 हैं, मात्रा में बहुत कम लिखा, लेकिन जो भी लिखा वो एक लंबी कविता का सातत्य रहा, जिसका उत्कर्ष आपको अंधेरे में कविता में देखने को मिलता है। चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल। इस कवि की छाया में ही समकालीन हिंदी कविता की जो तनाव है, जो उसका रूप जगत है, यानी फैंटेसी है, यथार्थ से संवाद करने की विधा है, वह अपना आकार लेती है। ऐसे कवि पर बातचीत कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं 2 बातें कहना चाहूँगा कि जैसी उपस्थिति हिंदी कविता में कबीर की दिखती है, जिस व्यंग्यात्मक और सवालों की बेचैनी के साथ, ठीक वैसी ही उपस्थिति मुक्तिबोध की समकालीन हिंदी कविता में दिखती है। मुक्तिबोध पर बातचीत करने के, मुक्तिबोध पर बहस करने के बहुत सारे आयाम हो सकते हैं। कभी आचार्य रामविलास शर्मा ने मुक्तिबोध के लिए कहा था कि उनमें काव्य का अस्तित्ववाद का, रामविलास जी ने कहा था मुक्तिबोध की कविताओं में अस्तित्ववाद का लघुमानव भी है और रहस्यवाद का विराट पुरुष भी है। यानी कि कल्पना और यथार्थ का ऐसा संयोजन जिसमें हमारे समय की सबसे क्षुद्र परिणति भी अभिव्यक्त हुई है और इसी समय की बेचैनी की जो तमाम परिकल्पनाएं हो सकती हैं वह भी घटित हुई हैं इन्हीं कविताओं में। इस रूप को आप सर कैसे देखते हैं? मुक्तिबोध को मैं स्वतंत्रता पश्चात के हिंदी कविता का सबसे महत्वपूर्ण हस्ताक्षर आधार समझता हूँ। हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को नमस्कार करते हुए मैं अपनी इस बात को इस ढंग से कहना चाहता हूँ कि साहित्य में जब भी यथार्थ की तीव्र अभिव्यक्ति होगी तब व्यंग बड़ी तेजी से, यह व्यंग उसके आधार बिंदु के रूप में उभरता है। अभी आपने कबीर का जिक्र किया, कबीर में भी व्यंग है, मुक्तिबोध में भी व्यंग है, और मेरा कहना यह है कि प्रेमचंद में भी व्यंग है। गद्य की बात करें तो कि जब यथार्थ को पकड़ने की तीव्र अकुलाहट होगी कविता में, साहित्य में, तब व्यंग की मात्रा आएगी। मुक्तिबोध की कविता और संपूर्ण आधुनिक कविता का केंद्र बिंदु व्यंग है, या कहें कोई साहित्य का ही केंद्र बिंदु व्यंग है। आनंदवर्धन अभिनव गुप्त का जो ध्वनि सिद्धांत है व्यंग पर आधारित है। मुक्तिबोध की इस व्यंग की अभिव्यक्ति के लिए जिस फैंटेसी को शिल्प के तौर पे मुक्तिबोध ने बुना रचा, उसको समझ न पाने के कारण रामविलास शर्मा जैसे बड़े चिंतकों ने मुक्तिबोध को रहस्यवादी और अस्तित्ववादी सिद्ध करने का प्रयास किया। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, रामविलास जी बड़े आलोचक हैं, लेकिन मुक्तिबोध को समझने में नाकाम रहे हैं। रामविलास जी ने बड़े प्रमाण के साथ उनको अस्तित्ववादी और मुक्तिबोध के मैं को मुक्तिबोध समझने का जो भ्रम रामविलास जी ने पैदा किया, क्रिएट किया, उससे
हिंदी का जो बात का जो पाठक रहा वो भ्रमित हुआ है। हम्म, तो मैं इस रूप में मुक्तिबोध को न रहस्यवादी मानता हूँ, न अस्तित्ववादी मानता हूँ। हर बड़े आंदोलन, अस्तित्ववाद एक बड़ा आंदोलन था और दूसरे ढंग से उसकी अपनी प्रासंगिकता थी, उसके कई कारण थे। तो मैं अस्तित्ववाद को नहीं नकार रहा हूँ, लेकिन मुक्तिबोध की कविता को अस्तित्ववादी सिद्ध करने की जो मंशा थी रामविलास जी की, मैं उसको अस्वीकार कर रहा हूँ। नहीं, मैंने जब सवाल किया तो या जो अपनी बातचीत की उसमें मैं रामविलास जी की स्थापनाओं पर बात नहीं कर रहा था। मैं उनकी कविताओं की उस संरचना की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाह रहा था जिस ओर रामविलास जी संकेत कर रहे हैं। रामविलास जी की स्थापनाओं को लेकर के, खास करके मुक्तिबोध के संदर्भ की स्थापनाओं को लेकर के मेरा भी मतभेद है। और यह बिल्कुल नहीं है कि मुक्तिबोध अस्तित्ववादी थे अथवा रहस्यवादी थे, दोनों नहीं थे। मुक्तिबोध की पूरी काव्य निर्मित जो मुझे समझ में आती है वह एक ऐसे हृदय की सहानुभूति का प्रकटीकरण है जिसको वो फैंटेसी कहते हैं। यानी कि जो भीतर की जो हमारा डार्क वर्ल्ड है, उस अंधेरे गुफाओं के माने जो हमारे हृदय का तलघर है, उस तलघर में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा यथार्थ उत्तरोत्तर जटिल होता गया है। तो इस अर्थ में जब वो रहस्यवाद, क्योंकि जो आचार्य रामविलास शर्मा की सीमा है वो रहस्यवाद या अस्तित्ववाद को बहुत कम करके आंकते हैं, उसको उसके पारिभाषिक संरचना में जाने की कोशिश नहीं करते। अगर ऐसा करते तो वो शायद मुक्तिबोध के लिए ऐसा नहीं कहते, क्योंकि मुक्तिबोध जिस तरह की चीजों को लेकर के आ रहे थे, जिस यथार्थ को लेकर के आ रहे थे, आप देखेंगे कि 62 का युद्ध भारत हार चुका है। नेहरूवियन मॉडल का जो स्वप्न था वो खिन्न भिन्न हो चुका है। जिस आज़ादी को हम लोग लेकर के आ रहे थे, जिसके लिए हम ये कह रहे थे ये दाग दाग उजाला ये सब गजीदा शहर या वो शहर तो नहीं जिसका हमें इंतजार था, ठीक उसके समानांतर भारतीय सिनेमा में आप देखेंगे कि भारतीय सिनेमा का एक बड़ा नायक कह रहा है कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। तो इस सपने को, इस टूटन को लेकर के मुक्तिबोध अपनी कविताओं में आ रहे थे। इनफैक्ट उनके पास एक ऐसा ब्लूप्रिंट था आने वाले समय का, इस शोषण का, सत्ता के उस चरित्र का। तो जाहिर सी बात है कि वह स्वप्न कथाएं रहस्य नहीं है, अथवा उनके मैं का जो वो मेरे आदर्शवादी मन, वो मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, तो इस मैं में कहीं भी अस्तित्ववाद की झलक नहीं है। ये बहस पुरानी हो चुकी है। दरअसल हम ये बात करना चाह रहे हैं जिसके लिए हम लोग आज मौजूद हैं, कि मुक्तिबोध की कविताओं की अर्थ छायाएं कैसे समकालीन हिंदी कविता पर सबसे प्रभावी ढंग से, डोमिनेंट तरीके से आज भी मौजूद हैं। वो देखिए, हिंदी कविता में मैंने जैसा संकेत किया पहले की बातचीत में, मुक्तिबोध अपने शिल्प के धरातल पर और कथ्य में हिंदी के बाद के कवियों में सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले कवि हैं। इसमें विवाद हो सकता है या इसमें प्रश्न भी खड़े किए जा सकते हैं कि अलग अलग नाम भी आ सकते हैं। कुछ लोग रघुवीर सहाय, कुछ लोग केदारनाथ, और एक अलग अलग नाम हो सकते हैं। नागार्जुन की बात कर सकते हैं या धूमिल की बात कर सकते हैं। मेरा ये कहना है कि आप अगर अंधेरे में को ही उठा लीजिए और पटकथा को उठा लीजिए। अंधेरे में की रचना 58 से लेकर 61 के बीच में हुई है। पटकथा की रचना 67 और उसके 70-72 के बीच की हुई है। दोनों का कथ्य एक जैसा है, वही हताशा, वही निराशा, वही मोहभंग की अवस्थाएं। लेकिन उसके साथ ही एक मुक्तिबोध की जो बड़ी समस्या, बड़ी शक्ति थी, वो ये थी, जो धूमिल जहाँ चूकते हैं या बात के जो मोहभंग की पूरी पीढ़ी के कवि चूकते हैं, कि मुक्तिबोध अपनी कविता में समानांतर रूप से उस अंधेरे के एक विकल्प की रचना भी करते चलते हैं। आपको अंधेरे में का अंतिम काव्य नायक का जो दृश्य है, अंधेरे में जुलूस के बाद का दृश्य, उसमें काव्य नायक पूरी जनता में विलीन हो जाता है, उसका अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है और वो जनता में अपने अस्तित्व को विलीन कर देता है। मुक्तिबोध हमेशा इस बात को रेखांकित करते हैं हिंदी कविता में अपने, कि जो संघर्ष होगा, मैं का संघर्ष होगा, मध्यम वर्ग का संघर्ष होगा, वो हमेशा मैं से बाहर की ओर जाएगा और समाज के लिए जाएगा।
मुक्तिबोध की पूरी कविता मैं और वह के द्वंद्व की कविता है। मैं मध्यम वर्गीय मैं है और वह पूरा समाज है। पूरे अंधेरे में की कविता जो उनकी प्रतिनिधि कविता है, अगर आप देखें कि वो काव्य नायक का जो मैं है, जो अंधेरे गुहा गेह में छुपा हुआ है, अंतस, उस अंतस से निकलकर अपने को समाज की मुख्य धारा, जुलूस, उससे जोड़ते हुए, तो मुक्तिबोध इस बात को लेकर हिंदी कविता में मुक्तिबोध का जो बड़ा प्रदेय था, या जिसकी वजह से बात की कविता प्रभावित हुई, वो ये था कि सामाजिक यथार्थ की तीव्रता को, संवेदना को मुक्तिबोध महसूस करके और उसे सार्थक रूप से विकल्प के रूप में रचने वाले हिंदी के पहले कवि हैं। यथार्थ को, नागार्जुन के यहाँ भी यथार्थ है कि अकाल और उसके बाद या रानी हम ढोएंगे, लेकिन नागार्जुन इस यथार्थ को विकल्प के रूप में, फैंटेसी के रूप में या बड़े महाकाव्यात्मक रूप में नहीं रच पाते। धूमिल नहीं रच पाते, राजकमल चौधरी नहीं रच पाते। मुक्तिबोध ने ये काम किया है। इसलिए मैं मुक्तिबोध को स्वतंत्रता के बाद के सबसे बड़े कवियों में से एक मानता हूं, और यही कारण रहा कि जो नौजवान कवि थे, बाद के कवि थे, वो अपने ढंग से मुक्तिबोध से प्रभावित होते रहे। और मुक्तिबोध का प्रभाव केवल कवियों पे नहीं था, कवियों से ज्यादा आलोचकों पर पड़ा। नामवर सिंह से लेके, चंचल चौहान से लेके और अशोक चक्रधर से लेके तमाम बाद के जो आलोचक थे इस प्रभाव के गिरफ्त में आते हैं। चाहे वो आपके शमशेर हों, जिन्होंने एक इस्पाती दस्तावेज कहा अंधेरे में को, या और दूसरे आलोचक या कवि, तो मुक्तिबोध वो प्रभाव आपको अशोक वाजपेयी से लेके हरिशंकर परसाई से लेके तमाम लोगों पे आपको मुक्तिबोध का वो प्रभाव धीरे धीरे धीरे, और मुक्तिबोध का ये प्रभाव क्रमशः हिंदी पट्टी पर या हिंदी मानसिकता पर या हिंदी के विद्यार्थियों पर पड़ता चला गया। क्योंकि मुक्तिबोध जिस संघर्ष, जिजीविषा, प्रतिबद्धता की बात, ईमानदारी की बात बार बार रेखांकित करते हैं कि कविता की का मूल्य क्या है, तो वो ईमानदारी कहते हैं। नई कविता का मूल्य क्या है, तो ईमानदारी कहते हैं। संघर्ष करते हैं, कहते हैं। वो चीजें युवाओं के लिए और हिंदी के पाठकों के लिए एक आधारभूत चीजें थी जो उसको प्रतिबद्ध करती थी। मैं प्रतिबद्ध हूं, नागार्जुन भी कहते हैं, तो नागार्जुन को मैं कोई कमतर कवि नहीं कह रहा हूं यहाँ पर, लेकिन वो प्रतिबद्धता एक सपने के साथ, टूटे हुए सपनों को फिर सपने देने की जो आकांक्षा थी मुक्तिबोध को, ये उन्हें बड़ा कवि बना रही थी। इसलिए मुक्तिबोध बाद के हिंदी कविता के लिए एक बड़े आधार स्तंभ के रूप में आते हैं। मैं मुक्तिबोध को इस रूप में देखने की का प्रस्ताव कर रहा हूँ। ठीक है, बातचीत करने का अभी अवकाश भी नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि आप उनकी कुछ कविताओं को, या जो आपकी एक पसंद की कविता हो उसकी कुछ पंक्तियां या उसका एक हिस्सा पढ़ दीजिए। मेरे सामने मुक्तिबोध की एक कविता है जो मुक्तिबोध के का प्रतिनिधित्व भी करेगी, और ये कविता तार सप्तक में संकलित है। मैं उसके कुछ पंक्तियां आपके सामने पढ़ता हूँ। कविता का शीर्षक है एक आत्म वक्तव्य। और जब मेरा सिर दुखने लगता है, धुंधले धुंधले अकेले में आलोचना शील, अपने से भी उठे धुएं की सी चक्करदार सीढ़ियों पर चढ़ने लगता हूँ, और हर सीढ़ी पर लुढ़की पड़ी एक एक दें आलोचना हत मेरे पुराने व्यक्तित्व, भूतपूर्व भुगते हुए अनगिनत मैं उनके शवों अर्ध शवों पर ही रखकर। मित्र सर्वस्पर्श पैर मेरे साथ चलने लगता, भावी करबद्ध मेरा वर्तमान, किंतु पुनः पुनः उन्हीं सीढ़ियों पर नए नए आलोचक मेघ नेत्र तेज नाक वाले तमतमाए से मित्र ब्रैकेट, खूब काट छांट और गहरी छील छाल, रंदों और वसूलों से मेरी देखभाल, मेरा अभिनव संशोधन अविरल क्रमागत, अभी तक सिर में जो तड़फड़ाता रहा ब्रह्मांड, लड़खड़ाती रही दुनिया का पूरा मानचित्र, चमकता है दर्द भरे अंधेरे में यह क्रमागत कांड। अब आप इन कविताओं की पंक्तियों को देखेंगे और अंधेरे में, तो आपको एक जैसे चित्र लगेंगे। बिल्कुल, मैं सोच रहा था कि अंधेरे में की कुछ कविताओं के हिस्से को मैं पढ़ दूं। और मैं ये भी इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि मुक्तिबोध एक ऐसे कवि थे हिंदी में, उनकी कहानियों में भी है जो 17 अधूरी कहानियां हैं, कि वो एक ही कविता रच रहे थे जो अलग अलग शीर्षकों में। ये बड़ा यूनिक जैसा है कि शायद एक
सत्य था मुक्तिबोध का, हम्म, समाज का वो एक सिरा था जिसको मुक्तिबोध बार बार अभिव्यक्ति देने की कोशिश कर रहे थे, और वो हर बार सिरा अधूरा रह जा रहा था, तो नए शीर्षक से प्रकट होता था। रचनाओं और का ये एक रचना, सातत्य, हाँ, एक रचनाओं का सातत्य, और ऐसा गहरा सातत्य, जैसे आप वही उदाहरण देखें कि रामचंद्र शुक्ल कविता क्या है 1909 में लिखते हैं और 1941 तक उसी को परिवर्तित करते चलते हैं। तो मुक्तिबोध का ये तार सप्तक का प्रकाशन जो 43 में हुआ, लिखा गया 40 के आसपास की कविता, और आप उनकी अंतिम लंबी महाकाव्यात्मक कविता अंधेरे में इसी कविता का जैसे विस्तार हो। तो मैं सोचता हूँ कि उसके कुछ हिस्से पढ़ हाँ, लूं। अंधेरे में के हिस्सों का कुछ पाठ करें। लोकहित पिता को घर से निकाल दिया, जनमन करुणा सी माँ को हकाल दिया, स्वार्थों के टेरियार कुत्तों को पाल लिया, भावना के कर्तव्य त्याग दिए, हृदय के मंतव्य मार डाले, बुद्धि का भाल ही फोड़ दिया, तर्कों के हाथ उखाड़ दिए, जम गए, जाम हुए, फंस गए, अपने ही कीचड़ में धस गए, विवेक बघार डाला, स्वार्थों के तेल में आदर्श खा गए। नाक पर चश्मा, हाथ में डंडा, कंधे पर बोरा, बाह में बच्चा, आश्चर्य, अद्भुत, यह शिशु कैसे, मुस्कुराकर उस द्वितीय पुरुष ने कहा तब, मेरे पास चुपचाप सोया हुआ यह था, संभालना इसको, सुरक्षित रखना। इतने में पाता हूँ अंधेरे में सहसा कंधे पर कुछ नहीं, वह शिशु चला गया न जाने कहाँ, और अब उसके स्थान पर मात्र हैं सूरजमुखी फूल गुच्छे। कंधों पर फूलों के लंबे वे गुच्छे क्या हुए, कहाँ गए, कंधे क्या वजन से दुख रहे सहसा, ओहो बंदूक आ गई। अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम नहीं चलेगा, क्या कहूँ मस्तक कुंड में जलती, सदचित वेदना सच्चाई व गलती, मस्तक सिराओं में तनाव दिन रात। अभी अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। सब चुप, साहित्यिक चुप, कविजन निर्वाक, चिंतक शिल्पकार नर्तक चुप हैं, उनके ख्याल से यह गप है मात्र किंवदंती, रक्तपाई वर्ग से नाभिनाल बद्ध ये सब लोग, नपुंसक भोग, सिरा जालों में उलझे प्रश्न की उल्थी सी पहचान, रात से अनजान, वाक रुदंती। बौद्धिक वर्ग है कृतदास, किराए के विचारों का उद्भास, बड़े बड़े चेहरों पर स्याहियां पुत गई, नपुंसक श्रद्धा सड़क के नीचे की गटर में छिप गई, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। परम अभिव्यक्ति मैं उसका शिष्य हूँ, वह मेरी गुरु है, गुरु है। तो ये छोटी छोटी कुछ काव्य पंक्तियां थी। इस बहाने हम लोग आज मुक्तिबोध को याद कर रहे हैं। आप सबने सुना। अगर आप कुछ कहना चाहें अंत बस में कहना ये अंत में चाह रहे थे कि मुक्तिबोध हिंदी कविता में जैसे रामचंद्र शुक्ल कुछ सूत्र वाक्यों का आधार देते हुए, मुक्तिबोध के जो कुछ कविता की पंक्तियां हैं वो हिंदी कविता के निर्णायक, जैसे सतचित वेदना, तोड़ने ही होंगे गढ़ और मठ सब, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने ही होंगे, ये कुछ ऐसी पंक्तियां थी। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर्शिष्य होना चाहता हूँ, ऐसे ढेर सारी मुक्तिबोध की पंक्तियां हैं जो हिंदी कविता के निर्णायक मोड़ बन गई हैं, जहां से हिंदी कविता की राहें फूटती हैं और जहां से हिंदी का विवेक फूटता है। मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, तो ठीक इसी तरह कविताओं के लिए राह बनती है। तो राह बनती है। तो इन बड़े कवियों में और मुक्तिबोध का जो उपन्यास है, जो उनका कहानियां, उनकी कहानियां भी 5-6 बहुत महत्वपूर्ण है। सुशिक्षक क्लाडी थर्ली बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, काट का सपना है, पक्षी और दीमक है, ब्रह्म राक्षस का शिष्य अपने आप में है ही। तो ऐसे बड़े व्यक्तित्व हैं मुक्तिबोध। सतह से उठता आदमी, विपात्र जो उनका उपन्यास है, और इस तरह से ऐसे मुक्तिबोध आलोचना में अगर याद करें तो आलोचना में तो बहुत बड़ा कद है जिसपे स्वतंत्र रूप से बात हो सकती है, और उसके लिए
हम लोगों को स्वतंत्र रूप से बात करनी चाहिए कि जो आलोचना में उनका योगदान था, खासतौर से एक आलोचक की जो डायरी है, एक तो साहित्यिक की डायरी। एक साहित्यिक की डायरी, तो वो एक अलग तरह का काम है और उसने सैद्धांतिक, आधुनिक सैद्धांतिक आलोचना को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। तो उस पर अलग से बात हो सकती है, लेकिन आज तो हम लोग केवल उनकी कविताओं पे कुछ बातें करके उनके योगदान पर बातचीत कर रहे हैं। तो आप सबने सुना, आप सबके प्रति भी और आज के हमारे वार्ताकार डॉक्टर शशांक शुक्ल जी के प्रति भी मैं हेलो हल्द्वानी की ओर से आभारी हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, नमस्कार।